हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स बचे हैं। क्या क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक से पढ़ेंगे। सिंपल जो रिएक्शन होती है ना, जो भी केमिकल काइनेटिक्स अपना चैप्टर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, उसका रेट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट इंट्रो हो जाए। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। चैप्टर शुरू करते हैं अपना। ठीक है, चैप्टर नेम केमिकल काइनेटिक्स। क्या क्या पढ़ना है हमें केमिकल काइनेटिक्स में, ये अपना एनसेट 2025 का सिलेबस है। ये क्या है, अपना एनसेट 2025 का सिलेबस है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में अपना ये टॉपिक आ रहे हैं, है ना। सारी चीजें हम पढ़ेंगे और लास्ट में देख भी लेंगे कोई सी चीज अगर छुट्टी है, नहीं छुट्टी है, फिर हमने सारा सिलेबस कवर किया है या नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन से पहले समझते हैं रिएक्शन क्या होती है ना। तो देखो, एक चीज समझते हैं कि कोई भी चीज के बीच में रिएक्शन कब होगी। मैंने फॉर एग्जांपल अज्यूम किया कि अपने पास ए था और बी था। ए और बी ने मिलकर क्या बना लिया, सी बना लिया, है ना। अब अपन एक बात समझते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक वे में इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो ए कुछ ऐसा था, ठीक है, ए अपना अज्यूम करते हैं कुछ ऐसा था, और बी अपना कुछ ऐसा था। ये बी है, ये अपना ए है, प्लस अपन ने क्या कर दिया, बी कर दिया। इन दोनों के सम से अपना क्या बन जाएगा, अगर हम इन दोनों के सम से बनाना चाहें कुछ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ए आ जाएगा अपना, और ये बी आ जाएगा अपना कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैंने कोई भी एक अपना पार्टिकल ले लिया, ये ए था अपना, ये बी था अपना, उससे अपन ने कोई भी एक अज्यूम बना लिया कि सी अपना, ये पे क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया अपना सी। ये दोनों क्या थे अपने, ये दोनों अपने रिएक्टेंट थे। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी को इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही जोड़ूंगा, ठीक है, कि ए इधर से आ रहा है, बी उधर से आ रहा है, तो अपना सी प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो मैं बाई चांस ए को तो ऐसा ही ले लूं जैसा था अपना, और बी को ऐसा ले लूं, तो क्या है, प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दोनों मिलके प्रोडक्ट सी बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। इस अगर ओरिएंटेशन में रहेंगे तो ये प्रोडक्ट बना लेंगे, इस ओरिएंटेशन में रहेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर ए और बी को रिएक्ट करना है तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत होती है। प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत होती है, मतलब वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन फिक्स होनी चाहिए कि अगर उसी ओरिएंटेशन में रहा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर दूसरी ओरिएंटेशन में रहा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहली चीज तो रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। ए के पास कुछ एनर्जी है, बी के पास कुछ एनर्जी है, ठीक है, तो इन दोनों की एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो सी बना पाए। बाई चांस इनकी ओरिएंटेशन सही है पर ये बी यहां तक ही पहुंच पाया, जब ये बी मिला ना तो बी बस यहां तक ही पहुंच पाया, इनकी सफिशिएंट एनर्जी थी नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। एक सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए। तो अगर कोई भी रिएक्शन हमें करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपना बना पाए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होगी जिससे वो प्रोडक्ट अपना बना पाए। और जो वो सफिशिएंट एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जो सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर होती है ना, एक सफिशिएंट एनर्जी बैरियर जो हमें क्रॉस करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि रिएक्शन कब होगी, ये समझ में आ गया रिएक्शन कब होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब जैसे कि मैंने अज्यूम किया, रेट ऑफ रिएक्शन नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि जैसे कि मेरे पास ए था और बी था, है ना। मैंने ए और बी को दोनों को मिलाया, मान लो ये अच्छे अमाउंट में थे अपने पास, ठीक है, अच्छे खासे अमाउंट में थे। मैंने देखा कि यार 3 सेकेंड में जो अपना सी है वो मान लो 100 मोल बन गया, है ना। एक और मैंने केस देखा, उसमें 5 सेकेंड लग गए और अपना जो सी है वो अभी भी सिर्फ 50 मोल बना है। ठीक है, रेट किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ, अपना जो मोलरिटी होता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम।
ये होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन है इसी से हम बताते हैं कि अपनी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, सबसे पहले हमें पता चला कि रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन कब होगी। ए और बी की रिएक्शन तभी होगी जब वो एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में रहे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहे और वो एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें, तब उनकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, मतलब या तो ये रिएक्टेंट्स कितने खत्म हो रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, या फिर प्रोडक्ट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है वो भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिफाइन करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी क्या हो गई, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया और रिएक्शन समझ में आया, आगे बढ़े। अब रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप्स की होगी, रिएक्शन रेट को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि मेरे पास मान लो ए से अपना कुछ भी तो भी बन रहा है, ए से बी बन रहा है अपना, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। ए अपना पहले था कितना, ए की पहले कंसंट्रेशन थी, अपन मान सकते हैं कि यार कि 2 मोल पर लीटर, ये अपनी ए की कंसंट्रेशन थी। जब रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद अपनी कंसंट्रेशन कितनी बची, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो जो एवरेज रेट होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर अ फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। मतलब यहां से 2 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर क्या हो गया अपना, चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। मैंने मान लिया ये हुआ अपना 2 सेकेंड में, तो अपना जो एवरेज रेट है या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन एवरेज वाला वो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टाइम। तो ये 1/2 अपना क्या हो गया, एवरेज रेट हो गया। ये बात क्लियर हुई? तो एवरेज रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम को लेते हैं हम कि टोटल कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लगा। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल कितना कंसंट्रेशन था माइनस फाइनल कितना कंसंट्रेशन था डिवाइड बाय टाइम। अब ये किसका लिया है हमने, ये यहाँ पे एक बात नोटिस करो, रिएक्टेंट साइड का लिया है। तो जो इनिशियली होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, फिर वो रिएक्ट करेगा, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये जो रेट ऑफ एवरेज रेट है अपना ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट के केस में अपन उल्टा कर देंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रेट है। जैसे कि ये तो मैंने देख लिया कि भाई एक पर्टिकुलर मैंने 5 सेकंड का इंटरवल ले लिया है ना, उसमें देख लिया कि इसका रेट ये है, मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम किया। एक पर्टिकुलर टाइम पे है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उसका क्या रेट है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट। कैसे डिफाइन करते हैं उसको, कैसे शो करते हैं, डीए बाय डीटी, ये बताता है अपना स्लोप। जैसे कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का अपना कर्व है, इधर उसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और इधर अपना टाइम। पहले उसकी कंसंट्रेशन क्या थी 0.2, फिर उसकी कंसंट्रेशन घट रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई उसकी 0.15, यहाँ पे कितनी हो गई इसकी 0.1, यहाँ पे कितनी हो गई इसकी 0.05। ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन घट रहा है। तो अपन जब एवरेज कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अगर यहाँ इस पॉइंट से लगा के अपने को इस पॉइंट की निकालनी है तो एवरेज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये वाला कंसंट्रेशन डेल्टा सी डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा डेल्टा टी, ये हो गया अपना एवरेज रेट, ठीक है। ये एवरेज रेट हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, जब ये पर्टिकुलर ग्राफ बन रहा है ना तो इसमें जो स्लोप है ये बताती है अपनी इंस्टेंटेनियस रेट को, है ना। ये जो स्लोप है इस ग्राफ की स्लोप है, किसी भी ग्राफ में अगर अपना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का अपना ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्लोप होती है वो हमें बताती है किसको, इंस्टेंटेनियस रेट को। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो अपनी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसको डिफाइन करती है, उसको हम डिफाइन करते हैं डीए बाई डी से, और ये क्या होता है अपना इंस्टेंटेनियस रेट होता है। क्या क्या समझ में आया, रिएक्शन क्या होती है, कब रिएक्शन होगी ये समझ में आया। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमने कैसे डिफाइन की कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि रिएक्शन डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी 1 मोलर, क्या हो गई 0.6 मोलर इन 20 सेकेंड। टाइम दे रखा है अपने को क्या 20 सेकेंड। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या निकालेंगे डेल्टा सी कर दो, क्या होगा 1 माइनस 0.6 डिवाइड बाय 20, ये कितना हो गया 0.4 डिवाइड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। बस ये ध्यान रखो कि फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला लगाना है, बस अपने को पता होना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है।
ये चैप्टर बस इस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है कि रिएक्शन कैसे होती है ना, और रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, हमें रिएक्शन पता चला, रेट ऑफ द रिएक्शन पता चला। एक और क्वेश्चन करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.2। 0.8 था, 0.2 हो गया इन 10 सेकेंड, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.6 बाई 10, 0.06 मोलर पर सेकेंड। ये यूनिट है इसकी। ठीक है, ये क्या है इसकी यूनिट है, जो अपना एवरेज रेट है ना उसकी ये यूनिट है। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन अपने को पता चला, रिएक्शन क्या होती है ये पता चला, रेट ऑफ द रिएक्शन ये पता चला। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया कि जो अपना A प्लस बी है, ये कुछ तो भी C बना रहा है, तो ये कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, ये कितना ज्यादा रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, जितना जल्दी ये कंज्यूम होगा उतनी ज्यादा उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, डिवाइड बाय वॉल्यूम है ना, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे उसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, जैसे कि मैंने एक बीकर अज्यूम किया, इसमें मेरे पास ए बी है और बी भी है, ठीक है, और एक और मैंने बीकर अज्यूम किया, इसमें मेरे पास बहुत सारे ए बी है ना, तो रिएक्शन ज्यादा किसमें होगी। अब इसमें जब वो दोनों चीज जो भी पार्टिकल है अपना ए और बी जब कोलाइड करेंगे, ए और बी अपना जब कोलाइड करेगा तो यहाँ पे कम पार्टिकल है ना, तो ये दोनों कोलाइड करे ना करे, मिस हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है तो ज्यादा कोलिजन होंगे, तो इसमें क्या होगा, कोलिजन्स ज्यादा होंगे, इसमें कोलिजन्स ज्यादा होंगे। तो अगर कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो फिर इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से, जो प्रॉपर एक ओरिएंटेशन में रहे। तो अगर इसमें कोलिजन ज्यादा होंगे, ठीक है, दोनों पार्टिकल टकराएंगे ज्यादा बार तो रिएक्शन भी ज्यादा करेंगे। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे तो उनमें रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि अगर बहुत देखो तुम बहुत ज्यादा भीड़ कर दोगे, ठीक है, एक मान लो एक स्टेडियम है या फिर कोई भी एक तुम ले लो, कोई रूम ले लो, है ना, उसमें कम लोग हैं तो टकराएंगे कम। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो बहुत ज्यादा टकराएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ज्यादा कोई पार्टिकल टकरा रहे हैं तो उनमें रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मोल्स ज्यादा है, वो टकराएंगे ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़नी है। एक रेट लो होता है, इसको अपन समझेंगे रेट लो क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि जो अपनी रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो कैसे डिपेंड करती है, तो जो अपनी रेट होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कंसंट्रेशन के। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा रेट भी अपनी लिनियरली बढ़ती जाएगी। ये समझ में आया कि रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। आगे बढ़े, आगे है अपना कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। अब समझो बात को, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हर एक पार्टिकल की जो भी अपना ए और बी है उनकी क्या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जब वो टकराएंगे तो वो जो अपना जो एनर्जी बैरियर था, है ना, एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तभी वो रिएक्शन करेंगे, तो पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर क्रॉस होना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी की एनर्जी ज्यादा है तो जब वो टकराएंगे तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। बात समझ में आई। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, तो उससे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी लीडिंग टू मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स, तो रेट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। तो इसमें अपना सिंपल जैसे कि अपना जो कंसंट्रेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना, ये कैसे कम प्रोपोर्शनल होता है, ये एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा रेट। बात समझ में आई। आगे बढ़े, आगे क्या है, कैटलिस्ट। अब पहले ये समझना है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ए और बी एक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है,
ए और बी ने कोई ने दोनों ने एक रिएक्शन करी, तो वो अगर जैसे कि ए और बी है दोनों मिल रहे हैं तो वो इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ए प्लस बी था अपना, यहाँ पे वो सी बना लिया। तो कैटलिस्ट क्या करता है ना, कि जो पाथ है इसको हटा के वो मान लो ऐसे कर दिया उसने। तो ये जो पाथ इन्होंने लंबा सा पाथ लिया है रिएक्शन करने के लिए, उसकी जगह अगर कैटलिस्ट हमने ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट कुछ नहीं करता, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा, बस उन्होंने पाथ को चेंज कर दिया। क्या अपना प्रोडक्ट पे इस पाथ से फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग अपना रिएक्टेंट और एंडिंग अपना प्रोडक्ट सेम है। तो जो कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं तो वो पाथ चेंज कर देता है। तो अगर कैटलिस्ट देखो, अब कैटलिस्ट से अपन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़वा भी सकते हैं और कैटलिस्ट से हम रेट ऑफ रिएक्शन घटवा भी सकते हैं। पर इन जनरल केमिस्ट्री में अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारी पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। तो अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट करता क्या है कि एक शॉर्टर पाथ दे देता है, तो जो वो अपना एनर्जी बैरियर था, कभी भी रिएक्शन कब होगी हमने क्या पढ़ा था, या तो ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए। तो जो कैटलिस्ट होता है वो उस एनर्जी बैरियर को ही कम कर देता है, जिसकी बाय चांस पहले 5 जूल पे अपना रिएक्शन हो जा रहा था, है ना। और अपने मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल्स 10 जूल पे जा रहे हैं, कोई पार्टिकल्स 8 जूल पे जा रहे हैं, कोई पार्टिकल्स 4 जूल पे जा रहे हैं, कोई पार्टिकल्स 3 जूल पे जा रहे हैं, कोई पार्टिकल्स 2 जूल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, है ना, तो अब इसमें कौन कौन से सिर्फ 8 और 10 वाले ये दोनों रिएक्शन कर पाएंगे। मैंने कैटलिस्ट ऐड किया तो उसने क्या इस एनर्जी बैरियर को घटा दिया, तो ये मान लो हो गया 3.5 जूल। तो अब ये तीनों क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो अपना एनर्जी बैरियर रहता है, जो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी रहती है उसे ही घटा देता है। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है, जो अपना जो एनर्जी बैरियर है वो कम यूज होगा, ठीक है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर पाएंगे, अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या क्या पढ़ा अपन ने? पहली चीज अपन ने पढ़ी कि यार अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम कैसे जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो यार नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो यार भाई कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और अगर कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो भाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा अच्छे से कोलिजन हो पाएंगे, जो कोलिजन है ना वो ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे। अगर कोलिजन ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि कैटलिस्ट ऐड करने पे क्या होगा। तो कैटलिस्ट ऐड करने पे जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट जाएगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट गई तो ज्यादातर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्शन करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो अपनी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई। तो अब हमने रेट ऑफ द रिएक्शन, सबसे पहले हमने देखा कि रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने समझा कि रेट ऑफ द रिएक्शन पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आई, आगे बढ़े। आगे एक आता है अपने पास कि ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये क्या होता है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो अपना रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ना कंसंट्रेशन का साइन, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली जो हमारा ऑर्डर होता है ना भाई, वो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर पाते हैं। मोलिकुलरिटी को हम बिना एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, जब हम रेट लो लिखते हैं कि यार रेट अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन है, तो इसकी जो पावर होती है, पावर होती है वही क्या होती है, अपनी ऑर्डर होती है। ये एक्सपेरिमेंट, ये अपना ये कहां से आया कि कितने प्रोपोर्शनल होगा, उसकी पावर क्या होगी, ये सब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। उसके बाद हम इसकी पावर देख के बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर समझ में आया क्या होता है, कि जो रेट लो होता है उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वही क्या होगी, ऑर्डर होगी, ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि मैंने ए और बी को मिलाया, सी बन रहा है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व है रिएक्टेंट में उसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने ए और बी को मिलाया तो सी बन रहा है, ये मेरी रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ए और बी को मिला रहा हूं, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। क्यों, क्योंकि अपने पास 2 एलिमेंट है, उन दोनों को मिला के हम क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया अपना, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लो, ठीक है। ये जो पावर है अपनी वही अपनी ऑर्डर हो गई। डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली,
नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली हमें रेट लो दिया रहेगा, हम इससे बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, जो पावर में रहे वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन एन एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं, दो हुए। ऑलवेज अ होल नंबर, ऑब्वियसली जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मैंने 5 मॉलिक्यूल मिला है, ए बी सी डी ई, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स मिले। बात क्लियर हुई, ऑर्डर क्लियर हुआ। कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, जितने भाई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, जितने मॉलिक्यूल मिलेंगे वही क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अपना एक क्वेश्चन है, क्या रिएक्शन फॉलोज द रेट लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, क्वेश्चन में गिवन। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.2। ये 0.2 क्या है, अपन ने क्या पढ़ा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट जो है वही ये 0.2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू अपने को दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, है ना, मान लो अपने को ये ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए की कितनी पावर है 1, बी की कितनी पावर है 2, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। बात क्लियर हुई। कैसे निकालना है, बस जो कंसंट्रेशन अपने को इधर गिवन है उनकी पावर का सम कर देंगे तो ऑर्डर निकल आएगा। ऑर्डर निकालना क्लियर हुआ, मॉलिक्यूलरिटी निकालना क्लियर हुआ, रिएक्शन क्लियर हुई, रेट ऑफ द रिएक्शन क्लियर हुई। रेट ऑफ द रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट कैसे डिपेंड करती है, वो चीजें देखी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अपने पास आता है रेट लो, जो अपन ने अभी जो पढ़ा है ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यही होता है अपना रेट लो। जैसे कि मैंने मान लिया कि जो अपना रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, ए की कंसंट्रेशन पे, अब कितना भी हो सकता है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है m, और बी की कंसंट्रेशन पे उसकी पावर n। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन k, क्यों, क्योंकि अपन प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, इनटू ए की पावर m और बी की कंसंट्रेशन की पावर n। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा m + n, अपन ने पढ़ा था, दोनों की पावर को जोड़ देंगे तो ये अपना क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये k क्या है, तो ये जो k होता है जिसकी अपना जब रेट लो है, देखा, ठीक है, अपन ने ये रेट लो पढ़ा, ये जो k होता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। रेट लो है ये अपना क्या है, रेट लो, इसमें जो कांस्टेंट आता है इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, इसे ही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया अपना रेट कांस्टेंट, और m और n क्या हो गए अपने, ऑर्डर हो गए। a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया m, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया n, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया m + n। आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज क्लियर हुई कि रेट लो से हम क्या डिफाइन करते हैं कि जो अपना रेट होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। ठीक है, तो अपना रेट लो अपने को समझ में आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को रेट लो पता होना चाहिए कि रेट लो क्या होता है। अपन ने कंसंट्रेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन पे इम्पैक्ट देखा था, है ना, तो उनका जो रिलेशन है वही अपने रेट लो होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अपने पास ये पता चला कि जो भी अपना रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो क्या होती है ना, अपन ने रेट लो से पता कर लिया कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि कोई भी मेरी रिएक्शन है उसका अगर ऑर्डर इज इक्वल टू 0 है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिस रिएक्शन का ऑर्डर 0 उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू NO माइनस KT। ये होता है किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन, एट पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन। ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब 0th टाइम पे कंसंट्रेशन, माइनस KT, ये अपना क्या था, रेट कांस्टेंट। के अपना रेट कांस्टेंट था, ये क्या था, टाइम। तो ये अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। अगर आपको जानना है फॉर्मूला कैसा है तो भी समझ लेते हैं। रेट अपना क्या होता है, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए, पावर क्या लिखो जीरो ऑर्डर में, 0। ठीक है, जीरो ऑर्डर में ऑर्डर क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। रेट क्या होता है अपना, dA/dt।
पर चूंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो ए है ये अपना रिएक्टेंट है, तो ये तो कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा घटेगा, रेट अपना पॉजिटिव होगा, ठीक है। फाइनल जो कंसंट्रेशन होगी अपनी वो हमेशा कम रहेगी इनिशियल से, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन घट रही है, तो हम इसलिए इसमें माइनस लगाते हैं। इज इक्वल टू क्या करेंगे, के, इससे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 0 है। सॉल्व करते हैं तो माइनस डी इज इक्वल टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं इधर, इसको इंटीग्रेट करते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम टी, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस कंसंट्रेशन एट 0 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना 80, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस ए नोट इज इक्वल टू के टी। इसको और रीअरेंज कर देते हैं तो अपना क्या आ जाएगा 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये अपना क्या हो गया, 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो 0 ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे आया, अपने को ये पता था कि रेट लो में ये रेट होता है, ठीक है। अपने को ये पता था कि जो रेट है वो डी ए बाई डी टी होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है। इसको ही सिंपली हम इंटीग्रेट करते हैं तो अपना क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला आ जाता है। आप सिंपली 0 ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये इंटीग्रेशन वगैरह जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैथ्स में वैसे ही आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक कैलकुलेशन अगर पता हो तो बाई चांस आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है क्या आएगा, तो आप इस पर्टिकुलर स्टेप से निकाल सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। आंसर छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है ना, तो इससे अपने को चीजें छोड़नी नहीं है। ये तो अपना हो गया रेट लो, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। के अपना क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, टी अपना क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। हाफ लाइफ क्या हो गई, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ये होता है जैसे कि मेरे पास कभी भी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो पहले 1 मोलर है, तो मुझे हाफ लाइफ वो टाइम होता है, ध्यान से सुनना, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या बन जाए, 0.5 मोलर बन जाए। पहले कोई भी सी मोलर कंसंट्रेशन थी ए की, अगर C/2 मोलर कंसंट्रेशन बन गई तो ये बनने में जितना टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इसको तो हम सिंपल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, ए नोट बाय 2k। कैसे निकालेंगे, अपना कंसंट्रेशन क्या बन जाना चाहिए, ए नोट बाय 2 बन जाना चाहिए। ये क्या है अपना ए नोट है, अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। इसको इधर माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट बाय 2k। तो ये जो टाइम है अपना यही क्या हो गई, हाफ लाइफ हो गई। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने रेट लो पढ़ लिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने हाफ लाइफ पढ़ ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब ये समझते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन का अपना ये इक्वेशन आया, तो इस इक्वेशन से ये ग्राफ कैसे आया। ग्राफिकल सवाल भी आ सकते हैं, अभी आया नहीं है पीवाईक्यूज में लेकिन आ सकता है, देयर में भी पॉसिबिलिटी, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी भी इक्वेशन का, अपने पास y इज इक्वल टू mx प्लस c की लाइन होती है। ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच अपने को ग्राफ बनाना है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया, ये अपना टाइम हो गया, इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दें, ये a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। तो ये अपना ए नोट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसकी स्लोप क्या है, m क्या होती है अपनी स्लोप, तो ये स्लोप हो गई। ये अपना क्या हो गया, y हो गया, ये अपना क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया अपना कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट इधर ये क्या है अपना ए नोट, ठीक है। ये क्या हो गया अपना y पे a, x पे क्या हो गया t, और ये अपनी जो ये है ये क्या हो गई, इसकी जो स्लोप है वो क्या हो गया माइनस की। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो ये स्लोप नेगेटिव है तो k की वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है तो माइनस के नेगेटिव है तो k पॉजिटिव हो गया। तो अपना जो ये k है जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। चीजें क्लियर हुई। ये ग्राफ कैसे आया, इसी से आया।
अपने को अगर इक्वेशन याद है तो हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो पढ़ लिया और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ भी पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। सेम सिमिलरली जाते हैं कि रेट अपना क्या होगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे ऊपर क्या लिखूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा। सिमिलरली रेट लो डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। ठीक है, सबको वेरिएबल्स को अरेंज कर लो, तो माइनस डी ए बाय ए इधर नीचे आ जाएगा अपना, इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एल एन है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट, यहाँ पे माइनस होल पे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा और सॉल्व करने पे आएगा अपना ये एल एन ए माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब इस एल एन ए टी को अपन एक साइड ले जाते हैं, उसको इधर लाते हैं, तो एल एन ए नोट माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन। यही अपना क्या है, ये यहाँ पे अपना ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, टाइम रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन एट टाइम। सिंपल, चीजें क्लियर है। तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो हो गया। सिंपल, आप रेट लो भी याद रख सकते हो। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ क्या होता है कि जब उस पर्टिकुलर, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उस पर्टिकुलर चीज में जितना टाइम लगेगा रिएक्शन को, वही क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ निकाल लेते हैं इसकी, हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, जब इसको अपन a/2 लिख देंगे, लिखते हैं, निकालते हैं, तो ln कंसंट्रेशन ऑफ a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस kt, kt को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्या हो गया, kt इज इक्वल टू ln a, और जब लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस होता है तो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया, a से कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा अपना, ln2 बाई k, तो ln2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693 डिवाइड बाई k। यही अपनी क्या होगी, हाफ लाइफ हो गई। चीजें क्लियर हुई। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने रेट लो पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन ने क्या पढ़ लिया, हाफ लाइफ पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया पहले वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन पढ़ी, रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, रेट ऑफ द रिएक्शन हमने कैसे डिफाइन किया, तो यार चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये हमने रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन किया। उसके बाद उसमें हमने एवरेज रेट भी पढ़ा और इंस्टेंटेनियस रेट भी पढ़ा। उसके बाद क्या क्या पढ़ा कि यार कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, पर्टिकुलर रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने रेट लो पढ़ा। रेट लो क्या होता है कि यार जो भी रेट है अपना कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। अब उसी रेट लो से हमने क्या पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया और मोलिकुलरिटी पढ़ ली। ऑर्डर क्या होता है, जो कि पावर में होता है, जो भी जो हमने रेट लो है वो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। कंसंट्रेशन की जो भी रिएक्टेंट की पावर में है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर में है वही अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मोलिकुलरिटी पढ़ लिया, जितने मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, जितने मोलिक्यूल बना रहे हैं वो क्या हो जाएगी, अपनी मोलिकुलरिटी हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो पढ़ा और हाफ लाइफ देखी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो पढ़ा और हाफ लाइफ देखी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपन ग्राफ देख लेते हैं। अपने पास ये इक्वेशन थी, अब अपन ग्राफ देख लेते हैं। अब इसी इक्वेशन को अपन इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अरेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस ln a। ठीक है, तो kt इज इक्वल टू क्या हो गया, ln a नॉट डिवाइड बाय a, ये हो गया। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, e की पावर kt, e की पावर kt लिख सकते, लेकिन यहाँ पे माइनस के टर्म्स में, तो अपन माइनस के टर्म्स में लिखने का प्रयास करते हैं। इसको हटाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो माइनस ऑफ ln a नॉट बाई a
इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, इधर से कर देते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ से ए अपना क्या आ जाएगा, ए नॉट ए की पावर माइनस के टी, सेम है। तो इस फॉर्मूला से अपन ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या अपने को दो दो फॉर्मूला की आवश्यकता है, नहीं, सिर्फ अपन एक फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी में चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अब इस वाले फॉर्मूला से करोगे तो ये ग्राफ बनेगा, अगर तुम ln a और t के रेस्पेक्ट में बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए, तुम ग्राफ इजिली बना लोगे। आगे बढ़े, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपने को ए नोट क्या दे रखी है, 0.5 मोलर। इनिशियल कंसंट्रेशन अपने को पता है, ए नोट ने क्या दे रखी है, 0.5 मोलर, एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.02 मोलर पर सेकेंड। अपने को जो रेट कांस्टेंट है वो क्या दे रखा है, 0.02 मोलर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, half life of a zero order reaction is a naught by 2k। a naught की वैल्यू क्या हो गई 0.5, 2 इंटू k की वैल्यू क्या हो गई 0.02। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये अपना सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि for a first order reaction how much time is required for the concentration to decrease to 25% of its initial value। ठीक है, समझते हैं। अपने पास पहले जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले उसकी कंसंट्रेशन, जैसे कि अपने पास ए नोट है, उससे ए नोट बाई 2 बनने में कितना टाइम लगेगा, टी हाफ, है ना, यही टी हाफ की डेफिनेशन है, हाफ लाइफ। कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 बनने में कितना लगेगा, टी हाफ। अब इस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इससे अपना ए नोट बाय 2 डिवाइड बाय 2 में कितना टाइम लगेगा, एक और टी हाफ। टोटल टाइम कितना लगा अपना 2 इंटू टी हाफ। अब ये समझो, ये क्या हो गया अपना ए नोट बाय 4, ए नोट बाय 4 मतलब ये कितना बचा, सिर्फ 25% बचा, पहले कितना था 100% था। तो क्या क्वेश्चन है अपना, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू डिक्रीज टू 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसकी 25% वैल्यू क्या है, ये आ गई। टाइम कितना लगा 2 इंटू टी हाफ, टी हाफ यहाँ लगा, टी हाफ यहाँ लगा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना लगा 2 इंटू टी हाफ। टी हाफ अपने को गिवन है, आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 30, क्या आ जाएगा 60 सेकेंड्स। चीजें क्लियर हुई कि यार अपने को पहले कंसंट्रेशन से आधा होने में कितना टी हाफ टाइम लगेगा, उससे आधा होने में कितना एक और टी हाफ टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगा 2 इंटू टी हाफ, आंसर सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्वेश्चन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कोलिजन थ्योरी का, बेसिक आइडिया देना है। कोलिजन थ्योरी में और कॉन्सेप्ट है वो सारे हटा दिए गए, जो अपन ने पहली स्लाइड में पढ़ा था, फर्स्ट स्लाइड में, वही कोलिजन थ्योरी थी। दो रिएक्टेंट है अपने पास ए और बी, वो कब कब रिएक्ट करेंगे, कब रिएक्ट करेंगे, जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहेंगे और एक मिनिमम एनर्जी बैरियर को पास करेंगे। तो रिएक्शंस ओकर व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड करेक्ट ओरिएंटेशन। यही बात हमने पढ़ी थी, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यही कोलिजन होता है और इसको ही कोलिजन थ्योरी कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है कि कोलिजन दैट रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब अगर सफिशिएंट एनर्जी रहेगी और एक करेक्ट ओरिएंटेशन रहेगी तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, हो जाएगी। इन दोनों में से एक भी चीज अब्सेंट रही तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो एक इफेक्टिव कोलिजन है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो वो एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। एक सफिशिएंट जो एनर्जी बैरियर है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर, इसे ही क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी चीज को समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो यार एक्टिवेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ये जो ई है ना, ये अपना एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक फॉर्मूला है जो अरेनियस इक्वेशन है, वो याद रख लो। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी।
ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे अपना ए क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए जो अपना होता है वो होता है अपना फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। देखो जब भी रिएक्शन वगैरह होगी तो क्या सारे कोलिजन इफेक्टिव रहेंगे, नहीं, कुछ कोलिजन इफेक्टिव रहेंगी, कुछ कोलिजन इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो उसी को जो कितने, मान लो आधे कोलिजन इफेक्टिव रहे तो उसको जो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वही डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन इफेक्टिव है। तो एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, कांस्टेंट होता है ना, जो कि अपने फॉर्मूला में यूज होता है। ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी होगी। आर क्या होता है अपना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है अपना, टेम्परेचर। फॉर्मूला क्लियर हुआ। फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है वो क्लियर हुई, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है अपनी 8.314, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि आर की वैल्यू ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपना ऊपर जो एनर्जी है वो किस में होगा, जूल में होगा। तो आर अपन किस में लेंगे, जूल पर मोल केल्विन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक और फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कैसे आया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे अपन K1 और K2 अगर अपन ले लेंगे, ठीक है, अपन लिखते हैं इसमें, अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं K1 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ई ए बाय टी। T1 टेम्परेचर 1 लेते हैं, एक लेते हैं K2 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर T2। क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं भाई। दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या हुआ, अपना ए वाला फैक्टर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी टू डिवाइड बाय e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी वन। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, K2 बाई K1 इज इक्वल टू e की पावर में क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर, तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, ठीक है। अब ये जो E है इसको अपन इधर ln में कर देंगे, दोनों साइड ln ले लेंगे, तो ln लेंगे तो क्या आ जाएगा, K2 बाई K1, इसमें लेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस को अंदर भेज दो, ये बाई आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, यही अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब अपने को A की वैल्यू गिवन नहीं हो और K1 और K2 की अलग अलग वैल्यू गिवन हो, टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू गिवन हो, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे इस पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 0.01 मोलर टू 0.04। अपने को दे रखा है K1 0.01, K2 0.04, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a temperature changes from 300 Kelvin to 350 Kelvin, टेम्परेचर T1 क्या दे रखा है 300 Kelvin, टेम्परेचर T2 क्या दे रखा है 350 Kelvin। आगे क्या है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी अपने को ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्या है ln, K2 की वैल्यू क्या आ गई 0.04, K1 की वैल्यू 0.01 इज इक्वल टू ई ए बाई आर। आर की वैल्यू क्या अपने को पता है 8.314, टेम्परेचर 1 बाई T1 1 बाई T2, T1 की क्या है 300, T2 की क्या है 350, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करेंगे तो अपना ये क्या जाए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ ली और क्या पढ़ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन में अपने को क्या पढ़ना था, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है अपनी, जो हमने यहाँ पे ये जो अरहेनियस इक्वेशन पढ़ी है ये क्या होता है, सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है, या फिर ये इक्वेशन याद रख लो, क्योंकि इन दोनों से अपन प्रूफ कर सकते हैं। अरहेनियस इक्वेशन पढ़ ली तो अपन एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने से मान लो एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर कैलकुलेट कर दो, अगर ए गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और टेम्परेचर गिवन है तो अपन रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, और कौन सा याद रखना है, अपन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के फॉर्मूलाज याद रखने, क्या है वो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लो, ग्राफ अपन इक्वेशन से ही बना लेंगे। और क्या और था अपना रेट लो जो कि हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी भी हम पढ़ चुके हैं, और कैटलिस्ट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कैसे कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित करते हैं वो चीज भी हम देख चुके हैं। और क्या हो गया अपना रेट ऑफ द रिएक्शन में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो मेरे ख्याल से अपन ने सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ ली है। सारी चीजें किसके अराउंड रिवॉल्व हुई, सारी चीजें किस चीज के अराउंड रिवॉल्व हुई कि अगर दो ए और बी के बीच में अपना क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कब होगी, जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और उसके एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस करेगा। यहाँ पे एक चीज समझो, एनर्जी बैरियर है, यही क्या हो गई अपनी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। जब ये दोनों चीज एग्जिस्ट करेगी तो इसे ही क्या बोल देंगे हम, इफेक्टिव कोलिजन बोल देंगे। ठीक है, जब ये दोनों चीज एग्जिस्ट करेगी तो हम इसे क्या बोल देंगे, हम इफेक्टिव कोलिजन बोल देंगे। अब जो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उससे अपनी रिएक्शन होगी, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतने ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगी। रेट ऑफ द रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड कर सकती है, कंसंट्रेशन पे, कैटलिस्ट पे, टेम्परेचर पे, और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन अपन ने इन तीन चीजों के बारे में समझा। ठीक है, और क्या पढ़ा अपन ने, रेट लो पढ़ा कि रेट लो कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। फिर अपन ने एग्जांपल देख लिया कि यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो यही पर्टिकुलर अपने इस सिलेबस में आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही इजी क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कराए गए हैं, ज्यादा टफ लेवल नहीं बढ़ाया गया। आप पीवाईक्यू देखोगे इसी लेवल के क्वेश्चन से उसमें, ठीक है, तो आपको जो एनसेट में आने वाला है उसी लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं, है ना, और जो अपना सिलेबस है उसी को फॉलो किया गया है। क्या क्या अपन ने रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से, कैटलिस्ट से, हो गया है। ऑर्डर पढ़ लिया, मॉलिक्युलरिटी पढ़ लिया, रेट लो पढ़ लिया, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पढ़ ली। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी सिर्फ एलिमेंट्री एक आइडिया देना था अपने को, और एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन भी अपन ने पढ़ लिए। तो मेरे ख्याल से केमिकल काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पीवाईक्यूज है, ये 2023 का पीवाईक्यू है, ये भी 2023 का पीवाईक्यू है, ये 2024 का पीवाईक्यू है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं गूगल फॉर्म में दे दूंगा। आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म में जाना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, गूगल फॉर्म में जाना, सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। जो क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, अगली क्लास में हम क्या कर देंगे, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जो भी हमारा गूगल फॉर्म है उसको नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपकी गलतियां हुई, ठीक है, अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन गए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो अगली क्लास में सॉल्यूशन देखना, जो भी गलतियां हुई उनको इम्प्रूव करना, है ना। तो हम अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।